doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I'm Varun Agarwal and this is your channel Mantra of the Biology. I wish आप अपने घर पे होंगे और आप सुरक्षित होंगे. ओके कुछ क्लासेस से पहले मैंने आपको एक अनाउंसमेंट किया था लाइक वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू वन क्वेश्चन बैंक ओके जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे क्लियर. उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड किया है. ओके द फर्स्ट पार्ट है जो लास्ट 20 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं क्लियर उनकी एक समरी है. एंड एक सेकंड पार्ट में हमने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चंस का एक क्वेश्चंस बैंक प्रिपेयर किया है क्लियर. सो दो पार्ट है आपके. एक पहला पार्ट जिसमें 20 इयर्स में आज तक जो प्रीवियस 20 इयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक वो पार्ट. दूसरा पार्ट हमने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ अलग से क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है क्लियर. और ये बेसिकली अभी फिलहाल हमने जो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है वो किया है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए जिसमें हमने तीनों चैप्टर को इंक्लूड किया है. ओके बायोमोलिक्यूल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन तीनों चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली एक जो 20 इयर्स में सेपरेटली सबके लिए सेपरेटली 20 इयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्लियर और अलग से जो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है क्लियर. एंड इसकी यूनिकनेस ये है कि लाइक कई बार क्या होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बैंक में से 100 में से फॉर एग्जांपल हम 90 सॉल्व किए एंड 10 क्वेश्चन गलत हो गए. दैट 10 क्वेश्चन गलत होने का रीजन क्या होता है? इट मे बी बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक और मिसकंसेप्शन. कुछ भी पॉसिबिलिटी है. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो 90 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उस 90 क्वेश्चन में से कभी-कभी कुछ 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हम लकीली सही हो जाते हैं. एग्जैक्टली हमें शायद उसके बारे में जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन आते हैं. आपको ए और बी क्लियर नहीं था लेकिन सी पता था इसका आंसर है. दैट्स व्हाई यू टिक्ड ऑन सी. बट ए बी के बारे में भी हमें पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि दैट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. जितना बारीकी से आप जानेंगे उतना बेटर होता है. सो इन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर क्या होता है कि आप रेफरेंस ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा. सो दैट्स व्हाई आपको रेफरेंस ढूंढने में ज्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े इसके लिए हमने उसके रीजन भी साथ में प्रोवाइड किए. हर क्वेश्चन के उनके रीजन क्या है कि यही आंसर क्यों होगा उसके रीजन भी आपको हमने प्रोवाइड किए हैं. ठीक है. ये एक इजी बनाने का तरीका नहीं है. ठीक है कि लाइक जनरली अगर आप सोचे कि इस चीज को बहुत इजी बनाया जा रहा है इजी बनाने का तरीका नहीं है. ये बेसिकली मेन रीजन है कि आपको ऑन द स्पॉट उसका रीजन पता चल जाए. आप जो गलती कर रहे हैं कई बार ऐसे होता है कि जब हम कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते तो हम उसको कई बार स्किप कर देते हैं. सो और स्किप भी कर देते हैं या फिर उसका कई बार परफेक्ट रीजन नहीं पता होता. इसके लिए फिर आप फर्दर रेफरेंसेस से फाइंड आउट करते हैं तो उसमें भी बहुत टाइम आपका यूज होता है. ओके सो दोनों पर्पस से हमने इसके क्वेश्चंस के रीजंस प्रोवाइड किए हैं. ओके अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं देन आपको रीजन पे फिर फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं. इफ इन एनी केस इफ एनी पर्सन नीड द रीजन ओके वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो उस पर्पस से हमने इस तरह से क्वेश्चन बैंक को डिजाइन किया है. सो बेसिकली मैं उस क्वेश्चन बैंक को अपलोड कर दूंगा. ठीक है. इन अनदर केस एनीवन कोई भी पर्सन जिसने सब्सक्राइब नहीं भी किया है अगर वो भी उस क्वेश्चन बैंक को चाहता है सो प्लीज मेल मी योर इन्फॉर्मेशन. ओके आप मुझे मेल कर दीजिए आपकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मेल कर दूंगा वो. ओके फिलहाल अभी हमने उसको किसी भी किसी भी ट्रेडिंग कंपनी को नहीं हैंड ओवर किया लेकिन ठीक है इट्स टोटली फ्री. ठीक है पूरा कंप्लीटली फ्री है. इसका कोई चार्ज नहीं है. ठीक है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है नहीं किया है डजंट मैटर फॉर मी. उसके लिए कोई चार्ज नहीं है. ओके 0 रुपीज चार्ज है क्योंकि ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी इनिशियल क्लासेस में मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मनी पे फोकस ना करके बच्चों के बेटरमेंट पे फोकस करेंगे. ठीक है तो उससे पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे चल रहे हैं. सो अगर इन केस इफ यू नीड दैट क्वेश्चन बैंक ओके जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए तो उनको तो इजीली मिल ही जाएगा. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ओके आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और in case if you need it please tell me please give me your information clear either on my official or personal id I will give you. okay don't worry about it. so चलते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में. देखिए हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता क्या है. ग्रीन प्लांट जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो व्हाट दे रिक्वायर्ड उनको किन किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर. सो वो हमने बेसिक स्टडी की थी हमने. अब आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है कि फोटोसिंथेसिस वी नो लाइक द सन जो बेसिकली प्लांट दे कैप्चर द सनलाइट एंड देन दे प्रिपेयर अ फूड
ओके इन द प्रेजेंस ऑफ दैट सनलाइट। एंड प्लांट में कुछ ऐसा स्पेसिफिकली होता है जो उस सनलाइट को प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं, सॉरी उस सनलाइट को यूज करके देन दे प्रिपेयर देयर फूड, और दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ पिगमेंट। क्लियर? जैसे कि सनलाइट को कैप्चर करने के लिए देखिए सन प्लांट को अगर फूड बनाना है तो सनलाइट को कैप्चर करना होगा, तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो प्लांट में ठीक है जो सनलाइट को कैप्चर करता है, उस सनलाइट को कैप्चर करता है, दैट इज कॉल्ड द पिगमेंट। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ओके एल्गी के अंदर, क्योंकि एल्गी भी फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करती है, बैक्टीरिया के अंदर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर वो भी क्योंकि फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हर किसी में पिगमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। और इफ आई टॉक अबाउट द सनलाइट एग्जैक्टली अगर आप डिस्क्राइब करें तो होते क्या है, आपने फिजिक्स में सनलाइट के बारे में पढ़ा भी है कि अगर हम सनलाइट के बारे में डिस्क्राइब भी करें, सनलाइट एग्जैक्टली होती क्या है कि जनरली जो लाइट आती है, ओके वो फोटोन के फॉर्म में आती है। क्लियर? सन से जो लाइट आती है वो फोटोन के फॉर्म में आती है, एंड फोटोन के फॉर्म में आती है, एंड अगर आपको उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एक स्पेसिफिकली फॉर्मूला है E इक्वल टू एच न्यू, सॉरी ओके इसका स्पेसिफिकली फॉर्मूला है। एंड फर्दर अगर आप उसको और डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, देन E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो ये इसका स्पेसिफिकली फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर आप सनलाइट की एनर्जी को, उस पर्टिकुलर एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, जिसमें E एनर्जी हो गई, H प्लैंक कांस्टेंट हो गया, H प्लैंक कांस्टेंट हो गया, C हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड लैम्डा हो गया आपका वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ दैट इज इंपॉर्टेंट फिनोमिना, क्योंकि H की वैल्यू कांस्टेंट होती है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, C की वैल्यू सनलाइट की जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होती है। सो इट मींस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट वुड बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, इट विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। क्लियर? अगर आप लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर आप फोटोन की एनर्जी ज्यादा मतलब अगर आप फोटोन की एनर्जी पे फोकस करते हैं तो इट मींस लोअर वेवलेंथ की जो रेंज होती है, लोअर वेवलेंथ की जो रेज होती है वो हाई एनर्जेटिक होती है, और जो हायर वेवलेंथ की रेंज होती है वो लोअर एनर्जेटिक होती है। क्लियर हो गया? सो एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि जो सनलाइट से जो आपकी सनलाइट, जैसे अगर आप देखें सनलाइट को जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसको अगर आप स्प्लिट करेंगे तो आपको एक पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, बायोलॉजी में इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, मैं जस्ट डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर आप सनलाइट को स्प्लिट करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसमें आपको लोअर वेवलेंथ से लेके ओके हायर वेवलेंथ तक की बहुत सारी उसमें स्पेक्ट्रम्स आपको मिलेंगे। क्लियर? बाय द वे ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये जो आपके पिगमेंट होते हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये विजिबल लाइट के लिए ज्यादा सेंसिबल होते हैं। ठीक है, हाँ बैक्टीरिया के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है, वो इंफ्रारेड के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट फोकस करेंगे विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम पे। ठीक है, विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम पे फोकस करेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि प्लांट्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो पिगमेंट बेसिकली विजिबल लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्लियर? अगर आप देखते हैं कि आप प्लांट का कलर ग्रीन होता है तो हम उसके लिए ऐसा मानते हैं कि क्लोरोफिल कलर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज ऑफ दैट उस प्लांट का कलर ग्रीन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। ओके, अगर आप प्लांट में अगर आप क्लोरोफिल की वैल्यू चेक करते हैं, एक मेथड होता है इसके थ्रू हम उस प्लांट में, उसकी लीफ में क्लोरोफिल कितना प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी कितना प्रेजेंट है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए अगर आप देखेंगे लाइक क्रोमेटोग्राफी एक एक्सपेरिमेंट होता है, क्रोमेटोग्राफी एक एक्सपेरिमेंट होता है। ओके, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, आप पढ़ेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी मेडिकल में पढ़ेंगे आप। इनके थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी, एंड बेसिकली क्रोमेटोग्राफी क्या करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट को अलग कर सकता है, मतलब उनकी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्यूट्स को अलग कर सकता है। ठीक है, उस सॉल्यूट्स की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको अलग कर सकता है। ओके, क्रोमेटोग्राफी तो अगर जैसे ही पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर होता है, हम पेपर को जब डिप करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो जब आप सॉल्यूशन में क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूट्स मिक्स हो सकते हैं। तो एक पेपर को आपने सॉल्यूशन में मिक्स किया, सॉल्यूशन में डिप किया, सॉरी, एट दैट सॉल्यूशन में कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉल्यूट्स। अब वो सॉल्यूट्स होंगे वो
अगेंस्ट टू द ग्रेविटी ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो उनकी एक मूविंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। मान के चलिए ये पेपर है, क्लियर। तो अब ये आपने उसको डिप कर दिया एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो उसमें जो भी सॉल्यूट्स होंगे, ठीक है, उसमें जो सॉल्यूट्स होंगे, अब वो सॉल्यूट्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो एक सॉल्यूट, जैसे मान के चलो 3 सॉल्यूट है उसमें, एक सॉल्यूट यहाँ तक मूव कर गया, दूसरा यहाँ मूव कर गया, तीसरा यहाँ मूव कर गया। देन यू कैन फाइंड आउट कि कितने सॉल्यूट उसमें मिक्स हैं। ओके, सो तरीका होता है, सबसे सिंपल तरीका होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो सेम उस टेक्नोलॉजी को जब लीफ का आपने जैसे आपने एक लीफ लिया, ठीक है, उसका आपने एक सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन बनाने के बाद में जो पेपर टिप किया आपने, तो उसमें जो प्रेजेंट पिगमेंट्स होते हैं, आपको जो पिगमेंट्स होते हैं वो बेसिकली ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। उनका जो सॉल्यूट्स होते हैं ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी की जो पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की गई एक लीफ के सॉल्यूशन में, तो देखा उन्होंने कि बहुत सारे पिगमेंट्स वहां पे आपको पिगमेंट्स के मार्क होते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि जो हम देखते हैं कि जो लीफ में जो कलर होता है कि जो बेसिक क्लोरोफिल एक सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं होता है, बेसिकली 4 पिगमेंट्स होते हैं जो बेसिकली कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड। क्लियर? क्लोरोफिल ए सबसे मेन पिगमेंट होता है जिसे हम यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड दे आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स। देखिए पहले मेरी बात सुन लीजिए आराम से। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, ये 4 पिगमेंट्स होते हैं जो बेसिकली उस लीफ के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उस लीफ के अंदर प्रेजेंट होंगे और उनकी वजह से ही कलर उनका मेंटेन होता है। क्लियर? एंड क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, मेन पिगमेंट है। इसके अलावा और रिमेनिंग जो पिगमेंट है एक्सेसरी पिगमेंट्स है। जो फोटोसिंथेसिस में जो मेन रोल प्ले होता है वो होता है क्लोरोफिल ए का। लेकिन देखिए एक चीज और, जैसे हर एक पिगमेंट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की एट डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, एट डिफरेंट वेवलेंथ पे। यहाँ पे हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, यूवी, इंफ्रारेड, ओके, आयनिक वेव्स, उन पे नहीं जाना आपको, सिर्फ रेडियो वेव्स इन पे नहीं जाना, सिर्फ विजिबल पर फोकस कीजिए। तो विजिबल में अगर आप देखें तो क्लोरोफिल भी कुछ अलग मान के चलो, वो रेड एब्जॉर्ब कर रहा है फॉर एन एग्जांपल। ज़ैंथोफिल अब वो येलो है, अब लाइक उसका कलर येलो है, ठीक है, ये उसका कलर येलो है, इट मींस वो येलो कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो कलर येलो कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मान के चलो येलो के अलावा दूसरी किसी भी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। मान के चलो ग्रीन को उसने एब्जॉर्ब किया, ओके, उसका मतलब उसने सिर्फ येलो को एब्जॉर्ब नहीं किया, इसके अलावा सब कुछ उसने एब्जॉर्ब कर लिया। एंड कैरोटीनॉइड येलो ऑरेंज इसका कलर होता है, आपको येलो और ऑरेंज जैसा दिखाई देता है, इट मींस वो येलो और ऑरेंज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसके अलावा सबको वो लाइट सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। कहने का मतलब है कि हर एक पिगमेंट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और हमें पता है विजिबल स्पेक्ट्रम पे अगर हम जाएं तो हर एक कलर का अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। तो क्लोरोफिल ए अलग वेवलेंथ पे लाइट को स्टोर एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी अलग करता है, ज़ैंथोफिल अलग करता है, कैरोटीनॉइड अलग करता है। क्लोरोफिल ए मेन रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। व्हाई? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड ये एक्सेसरी पिगमेंट है। ये क्या करते हैं, ये सनलाइट को लेते तो हैं, ठीक है, ये एब्जॉर्ब तो करते हैं, बट वो अपनी लाइट क्लोरोफिल ए को ही देते हैं। मतलब ये आसपास जैसे होते हैं ना, बेसिकली क्लोरोफिल ए सेनापति है, ठीक है, तो क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स ये उनके सोल्जर्स हैं, ठीक है, जो लाइट को एब्जॉर्ब कर करके सेनापति को देते हैं कि आप फोटोसिंथेसिस कीजिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। ये इनके फेलो हैं, ठीक है, फेलो इनके क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। पिगमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड ऑलवेज कीप इन योर माइंड, जैसे पिगमेंट आपको पता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ये तो मैं अच्छे से पता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और इस दुनिया में हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लाइट को एब्सॉर्ब करता है। हर उसकी उसके हर किसी की अपनी अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, हर किसी की। अगर आपकी बॉडी में मान के चलिए कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आप क्रिएटिन प्रोटीन को ले लीजिए, ठीक है, वो भी एक अलग तरीके की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, अलग वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ओके, जैसे मेलेनिन पिगमेंट है, आपकी बॉडी का मेलेनिन पिगमेंट है, ठीक है, ये अलग तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मेलेनिन अलग तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, ये तरीका होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, जहाँ पे हम एक कंपाउंड को स्कैन करते हैं कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा लाइट को एब्सॉर्ब करता है। क्लियर? क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है जो कि लाइट को एब्सॉर्ब करता है, सो कोर मॉलिक्यूल से बोलता है।
ओके, या और पिगमेंट बोलते हैं। अदर जो जितने भी पिगमेंट्स होते हैं ये लाइट को डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एंड वो फाइनली एब्जॉर्ब करके, ठीक है, क्लोरोफिल ए मेन सेटअप आती है। इसके अलावा क्लोरोफिल बी, जेंथेनॉइड, कैरोटीनॉइड, इनके छोटे छोटे सोल्जर्स हैं जो जैसे कि अदर से भी कहीं लाइट आ रही है तो वो एब्जॉर्ब करके मेन क्लोरोफिल ए को ही देंगे। क्लियर? Accessory pigment not only enable a wide range of wavelength of incoming light to utilize photosynthesis, इसके अलावा क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। देखिए जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करना नहीं है, उनका दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाएं। क्योंकि क्या होता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, ये हर एक कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए आप कोई भी कलर्ड सॉल्यूशन लेके उसको धूप में रख दीजिए। कलर्ड सॉल्यूशन लेके मान के चलो आपने एक हम होली पे खेलते तो होंगे कलर से, आप कोई थोड़ा पक्का कलर ले लीजिए, उसको डिसॉल्व कीजिए और धूप में रख दीजिए। या फिर घर में आपके पास कुछ भी होगा आप जिससे आप क्लॉथ वॉश करते हैं या फिर कोई भी ऐसा कोई कलर सॉल्यूशन लेके धूप में रख दीजिए। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि इंटेंस लाइट की प्रेजेंस में वो कलर आपका रिमूव हो जाएगा, उसे बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। तो अब क्लोरोफिल ए भी तो भाई ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, वो भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो भी तो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर सकता है। तो इसके अलावा ये क्या करते हैं, उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं कि इसका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी लाइट खुद ले लेते हैं, जैसे कि सारी लाइट क्लोरोफिल ए के ऊपर ना आए। ओके, ये बेसिकली ये जो मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया भी था कि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, देखिए ये पिक्चर बेसिकली मैंने एनसीईआरटी से लिया है डायग्राम। ये एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है? क्या होता है कि मैंने बताया हर एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर आप क्रिएटिन अपने हेयर का सॉल्यूशन बनाएंगे और आप उसको जब स्कैन करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। क्लियर? अपने पिगमेंट को लेंगे, अगर आपकी बॉडी में और भी कोई प्रोटीन हो, आपकी बॉडी में डिफरेंट लाइन, आपकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स है, हर एक कंपोनेंट की अपनी अपनी लाइट एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। उसके लिए इस चीज को चेक करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। ओके, आपने देखा भी होगा शायद अगर आपने कभी कोई बायोटेक्नोलॉजी या साइंस की कोई लैब विजिट की हो तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एसेंशियल फॉर्म में होगा ही। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली जैसे मान के चलो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपने फॉर एन एग्जांपल अपना क्लोरोफिल का सॉल्यूशन बना लिया, तो वो ठीक है वो आपने यहाँ पे रख दिया। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है, यहाँ से लाइट को पास कराता है, ठीक है। लाइट को पास करने के बाद में फिर इधर की तरफ ये से आपका ये सॉल्यूशन है, ये आपका कैमरा है जिसे लाइट को फेंकते हैं, ठीक है। या कह सकते हो सॉरी कैमरा नाउ वर्ड यूज करके आप समझिए ये कोई भी लाइट का एक सोर्स है। तो आपने लाइट के सोर्स से लाइट यहाँ से पास हुई और वो सॉल्यूशन में गई, फिर ये इधर की तरफ मतलब सॉल्यूशन के इधर तरफ ओके कैप्चर जो देखिए फॉर एग्जांपल जब यहाँ से लाइट को पास की जाएगी तो हमेशा लाइट हाई कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें से कुछ लाइट को एब्सॉर्ब करता है और रिमेनिंग लाइट को जो जैसे कुछ लाइट को उसने लाइक एब्सॉर्ब किया और रिमेनिंग लाइट को ट्रांसमिट करता है। कोई भी कंपोनेंट 100% लाइट को एब्सॉर्ब कर नहीं सकता और कोई भी कंपोनेंट 100% ट्रांसमिट कर नहीं सकता, ठीक है। तो मान के चलो जब लाइट उसने जब उसके पास गई थी लाइट सोर्स ने, उसने फॉर एन एग्जांपल 90% लाइट को एब्सॉर्ब कर दिया और 10% लाइट को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। अब 10% लाइट यहाँ पे स्क्रीन होती है जो 10% लाइट को एब्सॉर्ब कर लेती है। अब देखिए 10% लाइट को उसने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया तो 10% लाइट यहाँ पे आ गई। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक रीडिंग दिखाते हैं कि T इक्वल टू 10%, मतलब 10% उसने ट्रांसमिट किए। क्लियर? अब उसको हम रिवर्ट कर लेते हैं कि अगर 10% था, ठीक है, तो रिवर्ट करके आ जाता है कि एब्जॉर्प्शन कितना हुआ 90%। अब उस एब्जॉर्प्शन से हम बेसिकली एक एब्जॉर्प्शन से एक वैल्यू होती है, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू होती है जो बेसिकली 90% के फॉर्म में शो नहीं करते हैं हम उसको, वो कुछ रीडिंग्स होती है लाइक 1.2 1.5, इट शुड बी बिलो 3 से कम होनी चाहिए वैल्यू। तो क्या होता है कि हर एक कंपोनेंट की लाइट की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, तो हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे उसको स्कैन कराते हैं। मान के चलिए आपने लोअर 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक उसको स्कैन कराया, मतलब हर तरह की लाइट उसमें से पास की है, ठीक है। तो हम देखते हैं किस वेवलेंथ पे वो अपनी हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन शो करता है, जिस पे वो हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन शो करेगा वहां पे लोवेस्ट ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल इन्होंने बनाया है पिगमेंट्स का, तो उन्होंने लीफ का एक सॉल्यूशन लिया और वहां से लाइट को पास किया और इन्होंने यहाँ जो वेवलेंथ रखी है 400 से लेके 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में उस कंपाउंड को स्कैन किया है। अब ये 400 टू 700 ही इसलिए रखा क्योंकि ये विजिबल रेंज होती है, ठीक है, ये विजिबल रेंज होती है क्योंकि क्लोरोफिल का कलर होता है, तो इट मीन मोस्ट ऑफ और हमने बताया ये पिगमेंट आपके विजिबल स्पेक्ट्रम को कैप्चर करते हैं, तो और यूवी से तो इनका कोई लेना देना होगा नहीं, तो इसलिए इसको जिस कंपाउंड का, जैसे सिंपल फॉर्म है, जिस कंपाउंड का कलर होता है ना उसको हम विजिबल में स्कैन करते हैं, ठीक है। एंड ये जो कंपाउंड है, ये जो आपका पिगमेंट्स है, बेसिकली स्पेसिफिकली विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको 400 टू 700 के बीच में इस कंपाउंड को स्कैन किया, ठीक है। तो जब इसको स्कैन किया, जब 400 टू 700 को स्कैन किया, ठीक है, हम क्या करते हैं वही है, आपने लाइट सोर्स दे दिया, एक आपने रेंज सेट कर दिया, आप मैनुअल रेंज सेट कर सकते हैं, 400 टू 700 आपने रेंज सेट कर दिया, अब लाइट को पास कराया, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ से लाइट जा रही है, 400, 401, 402, इवन फ्रैक्शन में भी जाती है। फिर देखते हैं किस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? अब देखिए आपको पता है कि एक पिगमेंट्स, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको ऐसी पीक, आप क्लोरोफिल ए को देखिए पहले, जो हमारा मेन पिगमेंट है, ये दिख रहा है आपको, ये क्लोरोफिल ए है, जो हल्का सा ये जो कलर है, हल्का जो स्काई कलर का आपको दिख रहा है क्लोरोफिल ए, ये देखिए सिर्फ क्लोरोफिल ए को देखिए, तो ये क्लोरोफिल ए की पीक आपको यहाँ मिली है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिर्फ क्लोरोफिल ए को देखिए तो आपको और ये सारे भूल जाइए, ऐसा कुछ है। क्लोरोफिल ए को आप यहाँ देखेंगे तो क्लोरोफिल ए लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो जहां पे वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वहां पे आपको पीक नजर आएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको क्लोरोफिल ए को देखेंगे तो कितनी पीक आपको नजर आ रही है, एक पीक ये नजर आ रही है, एक पीक आपको ये ना, दो पीक नजर आ रही है, मतलब वो दो पर्टिकुलर विजिबल लाइट के लिए, विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए या विजिबल वेवलेंथ के लिए वो सेंसिटिव है। क्लियर हो गया? और अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ आपको मिलेगा कि एक तो लोवेस्ट के लिए और एक हाईएस्ट के लिए। क्लियर? और ये एग्जैक्टली लोवेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये होता है ब्लू कलर के लिए और ये होता है रेड कलर के लिए, और इट मीन्स क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड कलर को सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू और रेड को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वो, इनका मतलब ये हो गया। अब क्लोरोफिल बी को आप देखिए, क्लोरोफिल बी ये ग्रीन कलर का है, क्लोरोफिल बी में अगर आप देखेंगे तो आपको भी यहाँ पे कुछ रेंज, आपको एक पीक नजर आई है और दूसरी पीक आपको यहाँ नजर आई है, तो ये देखिए पीक कुछ ऑलमोस्ट आसपास ही है, वही ब्लू टू रेड के आसपास ही वो पीक है, ठीक है। अब आप कैरोटीनॉइड को देखिए येलो कलर में, कैरोटीनॉइड में अगर आप देखेंगे तो कैरोटीनॉइड में जो मैक्सिमम जो पीक आती है वो थोड़ी शिफ्ट हो गई इधर की तरफ, और आपको ये दो पीक मिलती है, ठीक है, दो ही पीक आपको ही मिल जाती है। बेसिकली ये कैरोटीनॉइड की पीक यहाँ पे नहीं आती, इसका मतलब उसका कोई भी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, जैसे कि रेड कलर है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ पे इसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, ओके। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका कुछ इन वेवलेंथ के आसपास होता है। और आपको दो पीक नजर इसलिए आ रही है बिकॉज कैरोटीनॉइड दो टाइप के होते हैं, अल्फा कैरोटीनॉइड और बीटा सॉरी अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन, जो हमने पढ़ा भी है, ठीक है। सो इसलिए कैरोटीनॉइड की दो पिगमेंट है, ठीक है, कैरोटीन के दो पिगमेंट है तो दो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स आपको पीक नजर आ रही है। क्लियर हो गया? तो इट मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन कर्व बनाया गया है, इसको हम एब्जॉर्प्शन कर्व बोलते हैं, ओके, जो बेसिकली ये शो करता है कि पिगमेंट जो स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एट डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। Here it is concluded that two major peak of each pigments are observed blue and red visible light। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल ए तो मेन है, मतलब वो ब्लू और रेड लाइट पे ज्यादा सेंसिटिव है, ये पिगमेंट्स सबसे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर आप क्लोरोफिल ए को देखेंगे, क्लोरोफिल ए अगर आप क्लोरोफिल ए को देखेंगे तो क्लोरोफिल ए में ब्लू लाइट पे ज्यादा बड़ी पीक आ रही है, मतलब वो क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव है रादर देन द बी, वो लाइन यहाँ लिखी गई है, ठीक है। इट मींस वो ओके। अब यहाँ पे देखेंगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए मतलब ये जो क्लोरोफिल ए है वो रेड क्लोरोफिल बी से ज्यादा रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। देखिए अब यहाँ पे क्लोरोफिल, आप ए को देखिए, ये क्लोरोफिल ए है, सॉरी ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी है, किसकी ज्यादा पीक आ रही है? क्लोरोफिल ए की आ रही है, मतलब ज्यादा रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आप क्लोरोफिल बी को देखेंगे, क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब द मोर ब्लू लाइट देन क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़ी पीक आ रही है वो क्लोरोफिल बी की आ रही है। एंड कैरोटीनॉइड दो टाइप के होते हैं, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन, दैट्स व्हाई आपको दो पीक यहाँ पे नजर आ रही है, आप देखेंगे दो पीक है यहाँ पे अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन की, ठीक है।
नाउ दूसरा बनाया गया एक्सन स्पेक्ट्रम। एक्सन स्पेक्ट्रम में क्या शो करता है कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर उनकी फोटोसिंथेसिस की रेट हाई होती है, उसे बोलते हैं एक्सन स्पेक्ट्रम। तो एक्सन स्पेक्ट्रम में एक्स एक्सिस पे तो आपकी वेवलेंथ ही आएंगी और वाई एक्सिस पे इन्होंने रखा है कि रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। उन्होंने आप रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे चेक कर सकते हो कि जिस पर्टिकुलर जिस अमाउंट से ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि आपका ग्लूकोज बन रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने से ज्यादा बेटर है ऑक्सीजन कितना मिल रहा है और वो चेक कर सकते हो। ऑक्सीजन के सेंसर आते हैं, ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन उस सॉल्यूशन में बन रहा है या कितना ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। सो वो हो गया एक्सन स्पेक्ट्रम। तो एक्सन स्पेक्ट्रम अगर आप देखेंगे, देन मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन, देखिए आप देखेंगे तो मैक्सिमम, अगर आप प्रीवियस देखिए, एक मिनट बेटा, ये देखिए, ये एक दो रेंज पे आपको पीक नजर आ रही थी क्लोरोफिल की। एक तो आपकी थी ब्लू के ऊपर, सॉरी, एक तो थी ब्लू पिगमेंट की, एक ब्लू रेंज में, एक रेड रेंज में। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि इट्स समथिंग सिमिलर, इट्स समथिंग सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो यू आर फाइंडिंग। Again, the maximum rate of photosynthesis you are find at two values, two peak, one at the blue and second one at the red. Clear हो गया? तो it means एक्सन स्पेक्ट्रम आपको ये शो करता है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेट इज अकर इन द रेड लाइट, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पीक बेस्ट आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेस्ट पीक आ रही है, बट यहाँ पे पीक उतनी अच्छी नहीं आ रही है, मतलब शार्प पीक नहीं कहने का मतलब है। लेकिन रेड लाइट पे अगर आप देखेंगे तो शार्प पीक आ रही है, ब्लू लाइट पे थोड़ी सी कम शार्प है, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली सीक्वेंस देखेंगे तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होता है कि रेड लाइट पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब आप केवल रेड लाइट देंगे तो सबसे ज्यादा सिंथेसिस होगा, ब्लू लाइट पे थोड़ा कम होगा और ग्रीन लाइट पे बहुत कम होता है। तो ये शो करता है एक्सन स्पेक्ट्रम कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा उतना फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। अब उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्सन स्पेक्ट्रम दोनों को सुपरमोस कर दिया, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइक ओवरलैप कर दिया। अगर आप देखेंगे तो देखिए, आपको अगर ज्यादा डिटेल में भी ना देखना हो तो यही देख लीजिए। ये बेसिकली क्या था, अब क्लोरोफिल यहाँ पे सिर्फ एक का दिया गया है क्योंकि क्लोरोफिल ई मेन पिगमेंट है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो दिख रहा है ये था आपका एब्जॉर्प्शन कर्व, ओके, और ये है आपका, सॉरी, ये है आपका एक्सन स्पेक्ट्रम कर्व। तो एक्सन स्पेक्ट्रम कर्व और एब्जॉर्प्शन कर्व दोनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलरिटी दिखाई देगी, दोनों में ऑलमोस्ट आपको सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, मतलब एक दूसरे को सुपरमोस कर रहे हैं ये, देखिए ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक दूसरे पर सुपरमोस, यहाँ पे आप देखेंगे एक्सन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस सुप्रीमोस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुप्रीमोस्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी ब्लू और रेड लाइट के ऊपर ही होता है, जहां पे क्लोरोफिल ए मैक्सिमम लाइट का सेंसिटिव होता है, ठीक है। इट मींस अदर वेवलेंथ के ऊपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अदर वेवलेंथ की रेंज में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मैक्सिमम आपका ब्लू और रेड के ऊपर ही होगा, क्योंकि क्लोरोफिल इज मेजर पिगमेंट होता है जो कि लाइट को ट्रैप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो अदर थैलेकोइड पिगमेंट्स होते हैं, थैलेकोइड हमने पढ़ा है क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, जेंथोफिल भी होता है, कैरोटेनॉइड भी होता है, जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, ठीक है। क्लोरोफिल बी, देखिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों अलग अलग पिगमेंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है, ओके, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफरेंट है। उस थोड़े बहुत को डिफरेंस होने की वजह से ही वो अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सेम जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड, और ये जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड में कंपेयर कर ले तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस, ज्यादा उनमें डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा सा डिफरेंस उनमें भी, ओके। तो लेकिन डिफरेंस तो आ गया, इट मींस वो डिफरेंट लाइट पे एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन वो लाइट को लेके करेंगे क्या, देखिए क्लोरोफिल ए को, भाई हमने अपनी लाइट ले ली है, तुम भी ले लो, क्योंकि चारों पिगमेंट है। भगवान ने चार पिगमेंट क्यों बनाए, इसलिए बनाए कि देखिए, एक जैसे मान के चलो कि 660 नैनोमीटर पे, 680 नैनोमीटर पे क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लियर, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करता है 680 नैनोमीटर के ऊपर। तो मतलब वो 680 नैनोमीटर पे लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा है। क्लोरोफिल बी, फॉर एन एग्जांपल क्लोरोफिल बी, अगर मान के चलो 400 नैनोमीटर पे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन 400 नैनोमीटर पे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो, या 400, या मान के चलो 450 नैनोमीटर पे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन करेगा तो क्लोरोफिल ए ही फोटोसिंथेसिस,
ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब तो कर दी, अब वो ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल बी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, करेगा क्लोरोफिल ए ही। तो वो जो 450 नैनोमीटर पे जो उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब किया था, वो उस लाइट को क्लोरोफिल ए को दे देंगे कि तुम अब करो, ठीक है, अपनी फोटोसिंथेसिस, हम आपको लाइट दे रहे हैं। कैरोटीनॉइड भी वही करेगा, तो इसको करेगा वो क्या, लाइट को एब्जॉर्ब कर, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, लेकिन वो उस डिफरेंट वेवलेंथ पे जो उसने लाइट एब्जॉर्ब करती है वो क्लोरोफिल ए को दे देगा। ओके, इसलिए गॉड ने एक्स्ट्रा में 4 कैरेट पिगमेंट्स बनाए हैं। नाउ अब हम हर एक पिगमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। क्लोरोफिल पिगमेंट बेसिकली ये पिगमेंट वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन लिपिड के अंदर ये सॉल्युबल है। क्लियर? इसलिए जब भी हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, जब भी इन केस ऑलवेज जब भी हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं क्लोरोफिल का, तो उसको लिपिड से रिलेटेड या किसी भी लाइक ऐसा कोई कंपोनेंट हो, ठीक है, जो कि जैसे कोई भी लिपिड रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट होता है, उसमें हम इसको डिसॉल्व करते हैं, जो कि वाटर में इसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी कम होती है। क्लियर? क्लोरोफिल हैज अ मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड रिंग, उसमें एक मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड रिंग होती है। अगर आपको याद हो हीमोग्लोबिन में वो उसमें भी पोरफायरिन रिंग होती है, लेकिन उसमें फेरस पोरफायरिन रिंग उसके अंदर फेरस पोरफायरिन कंपाउंड रिंग उसके अंदर प्रेजेंट होती है। पोरफायरिन का मतलब होता है नाइट्रोजन की रिंग होती है, मैग्नीशियम बीच में होता है और चारों तरफ नाइट्रोजन की रिंग उसके बीच में होती है। ठीक है, इसके अंदर दो एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ठीक है, एंड क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, मतलब इसके अंदर एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और नीचे हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ठीक है, इसके अंदर, और इसके अलावा जो मैक्सिमम जो पिगमेंट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि देखिए पिगमेंट्स कहाँ होते हैं, थैलेकोइड्स में होते हैं। थैलेकोइड में भी क्या होता है, ये थैलेकोइड्स होती है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन, जैसे कि थैलेकोइड का मेम्ब्रेन अगर आप देखेंगे तो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन भी लिपिड बाय मेम्ब्रेन की बनी होती है। तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर ही होते हैं, मतलब ऊपर ही क्लस्टर्ड होते हैं उनके, क्योंकि सनलाइट को इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो कि थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ही एम्बेडेड होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। द हेड ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज अ रिंग इज कॉल्ड पोरफायरिन, मतलब जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ पहले, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखिए, ये थैलेकोइड की लिपिड मेम्ब्रेन है, दिख रहा है, ये थैलेकोइड की लिपिड मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन वैसे ही है, लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, जैसे कि आपकी नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे इसकी भी लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आपको ये जो दिख रहे हैं, ये जो ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली आपके क्लोरोफिल है, जो मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ एम्बेडेड है। क्लियर? देखिए, ये है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। इस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम +2 आयन बीच में है और चारों तरफ इसकी पोरफायरिन की रिंग है। देखिए नाइट्रोजन की रिंग है, पोरफायरिन रिंग उसके ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर? ये पोरफायरिन रिंग है जो हाइड्रोफिलिक टेल होती है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, सॉरी, और नीचे का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पोर्शन बेसिकली हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि लॉन्ग टेल होती है, लॉन्ग टेल होती है हाइड्रोकार्बन की। अब देखिए एग्जैक्टली ये कैसे एम्बेडेड होता है पूरा स्ट्रक्चर। अगर आप लिपिड मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो अपर पोर्शन होता है वो तो हाइड्रोफिलिक होता है, तो इसलिए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, तो मतलब अपर पोर्शन में सिर्फ हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर ही एम्बेडेड हो सकता है। क्लियर? तो ये मान के चलो लिपिड बाय मेम्ब्रेन है, तो ये मान के चलो आपका कोई भी क्लोरोफिल है, तो ये यहाँ पे एम्बेडेड हो गया। क्लियर? अब आप लिपिड के नीचे, अब आप जो नीचे देखें, क्योंकि ऊपर का ये तो फॉस्फेट का बना हुआ है, नीचे का आप देखेंगे लिपिड की मेम्ब्रेन, लिपिड आ जाता है नीचे की तरफ। अब आप जो नीचे के जो तरफ फैटी एसिड्स की जो जो चैन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये फैटी एसिड है। अब इस यहाँ पे पता है फैटी एसिड तो हाइड्रोफोबिक होता है, तो इसके साथ सिर्फ हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन ही हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर ही एम्बेडेड हो सकता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरीके से लटका हुआ होता है। मान के चलो ये आपका क्लोरोफिल है, ठीक है, तो ये तो हाइड्रोफिलिक के साथ उसने एम्बेडेड हो गया, और जो नीचे का स्ट्रक्चर है जो हाइड्रोफोबिक है, वो हाइड्रोफोबिक टेल के साथ में एम्बेडेड हो गया। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर एम्बेडेड होता है। क्लियर? देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है, 5 तरह के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। क्लियर? क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल पिगमेंट, इसके अलावा बी, सी, डी स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं। क्लियर? मतलब स्पेसिफिक कहने का मतलब है हर किसी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल बी बेसिकली हायर प्लांट्स, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, ग्रीन एल्गी एंड द कैरोफाइट एल्गी के अंदर पाया जाता है। क्लियर? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का एक रेशियो होता है 3:1 इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स का ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का एक रेशियो होता है 3:1। ठीक है,
क्लोरोफिल सी इज फाउंड इन द ब्राउन एल्किन डायटम्स। मैंने वो बताया था, डायटम आपको पढ़ाया था कि जब हमने प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे तो बताया था कि डायटम्स के अंदर ही क्लोरोफिल सी होता है। इसके अलावा डायटम्स के अंदर क्लोरोफिल सी होता है। क्लोरोफिल ए होगा, याद रखना, ऐसा मत समझिएगा कि ब्राउन एल्गी के अंदर सिर्फ डायटम्स और क्लोरोफिल सी होगा। क्लोरोफिल ए तो होगा ही, लेकिन क्लोरोफिल बी ना होके क्लोरोफिल सी होगा। इसके अलावा इसमें जेंथोफिल भी होता है, ओके, कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं इसके अंदर। इसमें बल्कि जैसे जनरली कैरोटिनॉइड में अल्फा और बीटा कैरोटीन होते हैं। बीटा कैरोटीन मोस्ट कॉमन होता है, लेकिन क्लोरोफिल सी, अगर आप देखेंगे क्लोरोफिल सी सॉरी डायटम्स के अंदर बीटा कैरोटीन नाम के अल्फा कैरोटीन होता है, ओके। क्लोरोफिल डी साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। और क्लोरोफिल ई एक जेंथोफाइसी एल्गी है, जिसमें जो वाउचेरिया और बोट्राइट्रियम, ये बेसिकली एल्गीज आते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल ई पाया जाता है। क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट होगा, बट बी सी डी ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट है हर एक क्लास के अंदर, ओके। जैसे आप देखेंगे क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर है। यहाँ बस ये मैंने टेल ये इसके साथ भी है, समझिए कि अलग से आ गया, ये टेल तो इसके साथ भी जुड़ी हुई है, ओके। बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है यहाँ पे इसका, यहाँ पे क्लोरोफिल ए के अंदर CH3 ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और जितना ध्यान रखना, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी कंपाउंड का, उतना ही ज्यादा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। CH3 कोई ऑर्गेनिक सॉरी CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, लेकिन मिथाइल कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसलिए क्लोरोफिल बी, अगर आपने देखा हो तो क्लोरोफिल बी ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था ब्लू रेंज में, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको याद ना हो तो, प्रीवियसली आपको लेके चलता हूँ, देखिए यहाँ पे, इसलिए वो ज्यादा लाइट को यहाँ अब्जॉर्ब कर रहा था। अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो सबसे इन तीनों में से सबसे बड़ी पीक क्लोरोफिल बी की है, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और जितना फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट होगा उतनी ही ज्यादा वो लाइट को उतनी अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा बड़ी पीक दिखाएगा, ठीक है। ये मेन डिफरेंस होता है। यस, क्लोरोफिल का एक बेसिकली प्रीकर्सर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोक्लोरोफिल, ठीक है। प्रोटोक्लोरोफिल बेसिकली लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। एंड जब प्रोटोक्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में दो हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस होता है। जब लाइट की प्रेजेंस में प्रोटोक्लोरोफिल में दो प्रोटॉन आयन आपके से जुड़ जाते हैं और क्लोरोफिल बनता है, क्लियर। एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि ये प्लांट, अगर एंजियोस्पर्म में अगर उस एंजियोस्पर्म प्लांट को अगर आप सनलाइट में ना दें तो वो येलोइश पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और इसको हम बोलते हैं इटियोलेशन, ओके। इस जो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं इटियोलेशन। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। जिम्नोस्पर्म प्लांट बेसिकली येलो नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफाइलेज एंजाइम उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि लाइट के एब्सेंस में भी उस प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है कैरोटिनॉइड पिगमेंट। ये बेसिकली येलो ऑरेंज कलर पिगमेंट होता है, लेकिन ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। इनका काम भी क्या होता है कि क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना, कि ज्यादा एक्सेसिव लाइट ना कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो इससे इसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना। ये दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन होता है, दूसरा जेंथोफिल होता है, क्लियर। सॉरी, जेंथोफिल पिगमेंट, ये येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, एंड ये दे आर आल्सो नॉट सॉल्युबल इन अ वाटर। दिस सर्व एज अ प्रोटेक्शन टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सनलाइट टू प्रिवेंट द फर्दर डैमेज इन द प्लांट। देखिए कैरोटिनॉइड मैंने बोला दो टाइप के होते हैं, एक होता है जेंथोफिल, दूसरा होता है आपका जेंथोफिल, और दूसरा क्या होता है, कैरोटीन। अब कैरोटीन भी दो टाइप के होते हैं, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। समझ में आ गया? एग्जैक्टली इनको दो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कैरोटिनॉइड और हम जेंथोफिल पिगमेंट तो अलग अलग लिख रहे थे, अब दोनों एक दूसरे कैसे एक जैसे कैसे हो गए? तो एग्जैक्टली क्या होता है, जेंथोफिल एग्जैक्टली कैरोटीन होते हैं, बट कैरोटीन और जेंथोफिल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। जेंथोफिल और कैरोटीन दोनों स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, ये एमएससी का टॉपिक है। जेंथोफिल में बेसिकली एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, और जो आपका कैरोटीन होता है प्योर हाइड्रोकार्बन होता है, ओके। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जेंथोफिल, और ये हायर प्लांट्स और डायटम्स एल्गी के अंदर पाया जाता है, क्लियर।
कैरोटीन पिगमेंट ये बेसिकली ऑरेंज होते हैं, और कैरोटीन के बारे में हमने पढ़ा भी है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। जैसे कि कैरेट के अंदर पाया जाता है, कैरोटीन के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन, जो कि प्रो विटामिन ए भी बोलते हैं। लेकिन जैसे हमारी बॉडी में आता है वो ह्यूमन बींग में कन्वर्ट कर देते हैं विटामिन ए में। तो इसलिए तो कहते हैं जिनकी आंखें कमजोर होती हैं उनको कैरेट का जूस पीना चाहिए। क्लियर हो गया। ये दो टाइप के होते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन मोस्ट कॉमन होता है, अल्फा कैरोटीन पाया जाता है डायटम्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दे आर प्रेजेंट इन वाइड वैरायटी ऑफ द प्लांट सेल, एल्गी एंड बैक्टीरिया। क्लियर। फाइकोबिलिन पिगमेंट्स, ये फाइकोबिलिन पिगमेंट ध्यान रखना ये प्लांट सेल के अंदर नहीं होते हैं, ये एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इट इज ओनली वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। जितने भी आपकी जो अदर आपने देखे ना, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, ओके, एंड इसके अलावा क्लोरोफिल, ये सारे लिपिड सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। क्लियर। दे आर ए ग्रुप ऑफ रेड एंड और ब्लू फोटोसिंथेटिक प्रेजेंट इन सम एल्गी। आपने पढ़ा होगा ना ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोबिलिन पिगमेंट्स होते हैं। क्लियर। ये रेड एल्गी एंड साइनोबैक्टीरियम पाए जाते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। फाइकोबिलिन पिगमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, दूसरा होता है फाइकोथ्रिन जो कि रेड कलर प्रोड्यूस करता है। देखिए इसलिए हम जो ब्लू जैसे हम बोलते हैं ना ब्लू, या तो आप जैसे साइनोबैक्टीरिया है, हम उसको जैसे हम ब्लू रेड एल्गी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर फाइकोसाइनिन एंड फाइकोथ्रिन दोनों पिगमेंट होते हैं। तो ब्लू कलर बेसिकली फाइकोसाइनिन दे देता है और रेड कलर फाइकोथ्रिन पिगमेंट उसको प्रोवाइड कर देता है। एंड ये क्यों वाटर सॉल्युबल प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि इसलिए वाटर सॉल्युबल प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये इनमें क्या होता है, इनमें जो पोरफेरिन रिंग होती है वो पूरी डैमेज हो चुकी होती है, ठीक है। डैमेज होने के बाद ये फाइकोबिलिन पिगमेंट बनता है। क्लियर। नाउ इसके अलावा एक टॉपिक है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ये मैं इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई, क्योंकि ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में पिगमेंट को ज्यादा टॉपिक नहीं है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम ही टॉपिक है। लेकिन फिर भी मैंने इसलिए टॉपिक में आपको इसलिए दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ओके, बैक्टीरियोक्लोरोफिल बेसिकली क्या होता है कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रीन सल्फर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं। तो इनको बेसिकली डिस्कवर किया था सीबी वॉन ने 1932 में। Bacteriochlorophyll is the main unit of the photosynthetic component of the bacteria, in which photosynthesis is conducted without the production of oxygen. They include the purple and green sulfur bacteria. हमने भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, और हमने पहले भी पढ़ा है कि जनरली जो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट उसमें वो H2O को यूज ना करके H2S को यूज करते हैं, जिसकी वजह से एट द साइड ऑफ द प्रोडक्ट ऑक्सीजन ना निकल के सल्फर निकलता है। बैक्टीरियोक्लोरोफिल बेसिकली बैक्टीरिया में जैसे कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वैसे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है, दोनों एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बैक्टीरियोक्लोरोफिल बेसिक एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन द क्लोरोफिल। फर्क क्या होता है कि बैक्टीरियोक्लोरोफिल, जिसमें मैंने आपको बताया था ना, क्लोरोफिल विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए सेंसिटिव है, बट कुछ रेंज में बैक्टीरियोक्लोरोफिल इंफ्रारेड लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर। Bacteria, in contrast to plant, are capable of photosynthesis not only in a visible spectrum, बल्कि उससे थोड़ा सा बाहर जाके visible spectrum को भी, सॉरी, infrared spectrum को भी वो absorb कर लेते हैं। क्लोरोफिल A और B, ठीक है, याद रखना ये पर्पल बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया है एम्स में भी आया है और नेट प्रीवियस AIPMT में आता था क्वेश्चन ये, ओके, एम्स में आया है क्वेश्चन। बैक्टीरिया क्लोरोफिल A एंड B पर्पल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं 800 टू 135 और 140 नैनोमीटर। क्लियर। और बैक्टीरियोक्लोरोफिल CDE ये बेसिकली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में देखेंगे तो आप बेसिकली आपका रेड लाइट के रीच में आ गया, और जो पर्पल बैक्टीरिया होते हैं ये इंफ्रा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर। सो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट डोंट वरी, हमने जितना हो सकता था मैक्सिमम उस कंटेंट को कवर करने का ट्राई किया है। तो यहाँ पे हमारा पिगमेंट जो भी लाइक एल्गी में हो, बैक्टीरिया में हो, प्लांट में, सभी जो भी पिगमेंट पॉसिबल है पढ़ना हमारे, वो मैंने सारे कवर कर दिए, जिससे आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए एंथुसिज्म के साथ में। जब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिएगा।